Okay, let's start today's session with initial audit engagement. SA 50510. अब ये ध्यान रखना क्या है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस के जो ओपनिंग बैलेंस आते हैं उसके में तुम्हें क्या क्या चीजें चेक करनी है। डीलिंग विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, मतलब देखो मोस्टली एसेज में ना ऑडिटर की ये लिख रखा होता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसेज के अंदर, क्योंकि मतलब कईयों में होता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो मतलब लिख रखा एसेज के ऊपर, मतलब आगे मतलब एक तरीके से होती है कि उन्हें कंप्लाई करना है अगर उनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन जैसे इसमें लिखा है डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपनिंग बैलेंसेस वेदर कंडक्टिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब जैसे हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना होता है कि जैसे जो प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस थे वही कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर रखे कि नहीं कर रखे। ठीक है, समझ आएगा ये चीज में। फिर मैं कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें अभी। एक बार रिपीट। मतलब जैसे हम पिछले साल के जैसे जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं मार्च पे, तो वो हम आगे यहाँ हाँ चेक करेंगे कि वो कैरी फॉरवर्ड सही कर रखे कि नहीं कर रखे 1 अप्रैल को, जस्ट नेक्स्ट डे पे। ओपनिंग बैलेंस वही होते हैं ना, कई बार मान लो कई बार ना कोई चेंजेस होने की वजह से ना, बैक डेट एंट्री की वजह से कई बार वो कुछ हो सकते हैं चेंजेस, तो वहाँ तुम्हें ये चेक करना होता है सबसे पहले जाके ऑडिट जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंसेस को हम चेक करें कि जैसे कई प्रीपेड एसेट्स वगैरह। ओके, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग सही से इस साल के ओपनिंग में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। हाँ, जैसे कई बार हमने प्रीपेड या क्लोजिंग वो बुक कर प्रीपेड कर वो प्रोविजन बुक कर रखा होता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर में जाके गॉट सबसे पहले उसका इट। रिवर्सल। सुन तो लो, ओके पहले बताओ क्या कह रहा हूँ, बताओ ओके। नहीं, सुन रहा हूँ। हाँ तो पहले सुनो फिर ओके बोलना, पहले अच्छे तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमें जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे हम जो पिछले साल हम प्रोविजन बनाते हैं मार्च 31 मार्च को, कि जैसे इंटरनेट एक्सपेंस है वो हमने प्रोविजन बना दिया, बिल उसका बाद में रेज होगा तो हमने प्रोविजन बना के छोड़ दिया उसका। तो हमें नेक्स्ट मंथ में आके 1 अप्रैल को सबसे पहले हमारा 1 अप्रैल उसमें ये काम होता है कि हम उसको रिवर्सल करें उस प्रोविजन का, जो भी मार्च 21 पे खड़ा है उसका। मतलब जो ऐसे प्रोविजन को हमें रिवर्सल की एंट्रीज पास आउट करवानी होती है, उस बैलेंस को नील, मतलब नील तो नहीं, मतलब जितना है से अगर प्रोविजन आगे तक का है तो हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर पास का है तो उसको हम पहले राइट ऑफ करवाना होता है, रिवर्स एंट्री मतलब एक तरीके से। आगे समझ एक बार ये, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। हेलो, वॉइस आ आ रही है गया क्या मेरी? भैया, आ आ आ गया गया। गया। आ गया। चलो, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। एसेट का। हाँ, हाँ, ठीक है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट ही होता है। मतलब नेक्स्ट ईयर से, मतलब जो उसका ओपनिंग बैलेंस का क्या नेचर होगा, ओपनिंग बैलेंस का एक्सपेंसेस का? डेबिट होगा। मुझे डेबिट ही होगा ना एक्सपेंस का तो। क्या बात है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है क्या ओपनिंग बैलेंसेस में आते हैं तुम्हारे? एक्सपेंसेस को तुम अरे सीडी बीडी करते हो? नहीं एक्सपेंसेस का तो डायरेक्ट पीएनएल जाता है ना। हाँ तो सीडी बीडी कब करते हो उसको, ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा एक्सपेंस का? हाँ हाँ, नहीं आता। तो आपने क्या ना ओपनिंग बैलेंस आता है उसका। वैसे अगर देखा मैं जाए तो डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंसेस का। तो तुम, मतलब मैंने क्या पूछा था फिर, मैंने पहले पहले नेचर पूछा, उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली पूछा ना ओपनिंग बैलेंस में उसका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। क्या बात है। और एक्सपेंसेस का भी बैलेंस स्टैंड करवाएंगे हम, ओपनिंग बैलेंस। चलो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा एक्सपेंस का, वहाँ बोल मत देना डेबिट बैलेंस। तभी ये चीजें करवा रहा हूँ साथ के साथ। चलो कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मटेरियल इफेक्ट चेक करना कि कोई चेंज ना हो रखा हो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करिए ओपनिंग बैलेंस में, मतलब सही कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर रखा है, कोई चेंज ना हो रखा, बस वही है। ये तभी इतना मतलब इतना वो नहीं है इसका। ये तो तुम चेक करेंगे मटेरियल इफेक्ट होगा करंट में, अगर मान लो कोई ज़्यादा चेंज हो गया तो हम वो चेक कर लेंगे वहाँ पे अपना, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज वो हम लगा के देखेंगे उस पर। ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेज, अब हाँ ये आ सकता है, जैसे ऑडिट प्रोसीजर हम क्या लगाएंगे ओपनिंग बैलेंसेज के लिए। तो सबसे पहले देखो ये लिखना, ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो रीड करेगा सबसे पहले। इफ एनी एंड द मतलब प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट, अगर देखो ओपनिंग बैलेंस मतलब वो रिसेंट कब करेगा, अगर उसने खुद ही ऑडिट किया है। जैसे आर्टिकल्स वगैरह, जैसे मोस्टली आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं ना ऑडिट को, तो वो अगर मान लो जैसे हमारी फर्म ने ऑडिट किया है उसका,
तो हम अगर मान लो पिछले साल किसी और क्या कहते हैं उसने आर्टिकल बनाई होगी, मतलब चेकिंग की होगी, अब तुम नए आर्टिकल तुम उसको करोगे, तो सबसे पहला तुम्हारा जब भी मैं ऑडिटिंग प्रैक्टिकली भी यही होता है, अगर तुम किसी भी नया क्लाइंट का स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना पिछले साल के, जो मतलब ऑडिट रिपोर्ट में मतलब लगे होंगे ना, उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है मतलब वो सारी रीड करना प्रैक्टिकली भी। ये होता है मतलब ऐसे सबसे बिगिनिंग प्रोसेस होता है तुम्हारा, एक सबसे पहले जाके फाइनेंशियल रीड करने होते हैं उसका। ये और फिर अगर मान लो अगर तुम ऑडिटर नहीं थे, कोई और ऑडिटर था, तो उसकी ऑडिटर की पूरी रिपोर्ट पढ़नी होती है तुम्हें, क्या क्या होती है, उसने क्या इशू कर रखा है, कहाँ कहाँ ईयूएम का पैरा कुछ क्या था, तो वो तुम्हें चेक करना है, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट, क्योंकि अब ऐसे 510 तो तुम्हें खाली इसके लिए वो करना है, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए चेक करना है। फिर आगे क्या करना है उसने, ऐसे ही ऑपरेट करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो वो क्या चेक करेगा इस केस में, डिटरमाइन वेदर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, वही जो मैं कह रहा था कि पिछले साल से मार्च 21 से वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड की हो करंट में, और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी कर रखी हो प्रायर पीरियड की, मतलब उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो भी है। चलो, डिटरमाइनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब वो करंट वो कर रही हो, जैसे अगर क्या कहते हैं AS2 की बात करें तो उसकी वैल्यूएशन है वो प्रॉपर मतलब हो, या उसमें चेंजेस ना हो, मतलब बाकी और कोई जो रेलेवेंट है उस पर अप्लाई हो रहा होगा वो हम चेक कर लेंगे, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब फर्म की जो भी होंगी उसमें वो चेक कर लेंगे। परफॉर्मिंग वन और मोर, क्या लिखेंगे, परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेयर द प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑडिटेड, मतलब पिछले साल ऑडिटेड हुए थे, परसुइंग द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू ऑडिट, मतलब पिछले साल मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो करंट ईयर में भी तुम्हारे लिए काम आएंगे, तो तुम उनको डॉक्यूमेंट्स को अपने उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने पास उठा के रख सकते हो उनको तुम, और वहां से तुम चेकिंग कर सकते हो उसका। जैसे कोई एग्रीमेंट होगा, मतलब लोन एग्रीमेंट है, उसका बैलेंस वाली लिख रखा है इतने साल तक, मतलब इसका जो रीपेमेंट होगी वो 2 साल के बाद से स्टार्ट होगी, तो तुम वहां से देख लोगे कि लोन का बैलेंस सही आ रहा है, ओपनिंग वो भी है तो एग्रीमेंट तुमने चेक कर लिया वो। फिर आगे, इवैल्यूएटिंग द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब इवैल्यूएट करोगे तुम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, तुम लगाओगे आगे परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब ओपनिंग अगर तुम ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तुम, वही है जनरल पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं आगे। तो ऊपर वाले देखो ये थोड़े ज़्यादा रेलेवेंट थे ना, कि तुम रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करो, पिछले पिछले ब्रॉड फॉरवर्ड सही करके वो नहीं करे, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाओ, और अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किए हैं तो वो चेक करो, उसका ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो। तो ये पॉइंट जरूर लिखना जब भी अगर ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर ये आए, इतने पॉइंट जरूर लिखना। अब नीचे वाले ना थोड़े ना ज़्यादा मेरे ख्याल से वो लगते हैं, मेरे को थोड़े वो लगते हैं, ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, स्पेसिफिक लगाओ, वो तो लगा ही सकते हो, एक ये कर सकते हो, परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बस सीधी सी बात। और किसके अगेंस्ट तुम्हें ऑडिट एविडेंस लेने हैं, जब भी एविडेंस लिखो ना तुम इसके आगे ये लिख सकते हो कि किसके अगेंस्ट तुम्हें लेने हैं, जैसे अगर तुम्हें सबके अगेंस्ट लेने था TBD लिख दो, ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स वगैरह जो एग्जर्शंस होती है हमारी, उसके अगेंस्ट लेना है तुमने। ओपनिंग बैलेंसेस के अगेंस्ट लेना है, कोई स्पेसिफिक डेटर्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब जो भी है उनके अगेंस्ट में वो लिखते चलो। देखो इफ क्या है, इफ ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट कुड अफेक्ट मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, मतलब पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस में भी चेंज कुछ ऐसा था कि उसका भी मटेरियल इफेक्ट आ रहा है करंट में, तो उस केस में क्या करेगा, ऑडिटर शेल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। अब एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करें कि मतलब क्या हो सकता है, मतलब कोई हम रेलेवेंट कोई उसके केस में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लें कि क्यों हो रखा है ये, क्या रीजन है इसका, कि मैनेजमेंट की भी थिंकिंग कई बार चेंज हो सकती है कि हमने ऐसा किया रेलेवेंट था हमारे लिए, तो जरूरी नहीं हम सीधा मॉडिफाई या कोई ऐसी सीधी वो डाल दें उस केस में। इफ द ऑडिटर कंक्लूड सच मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन करंट पीरियड में, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मिसस्टेटमेंट टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वही जैसे मैंने कहा था डिस्कशन करेगा, अगर ज़्यादा ही है तो फिर TCWG को डाल देगा एज पर एस 450 अकॉर्डेंस विद TCWG को एप्रोप्रिएट लेवल। तुम जैसे तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब भी अपन तुम क्लियर करोगे ना इंटर को, इसके ये ऐसे भी तो अपन स्टार्टिंग से रीड करके चलेंगे सारे, बेयर एक्ट से करेंगे अपन उनको रीड, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें ये लाइनें, तुम्हें लिंक करवाऊंगा वहां से भी। एक अब देखो तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है, हमने ऊपर पढ़ लिया, प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़नी है, वो भी हमने कर लिया, ऑडिटर का कंक्लूजन देना है। अब क्या देगा, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ओपन ऐसे ही रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस, मतलब उसको कोई ओपनिंग बैलेंसेस के इसको एविडेंस ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, मतलब और इफेक्ट भी मतलब मटेरियल आएगा तभी वो अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन करेगा।
चेंज कर देगा ओपिनियन। ध्यान रखना उसका इफेक्ट भी मटेरियल होना चाहिए कि इमटेरियल हो या फिर अगर ज़्यादा ही हो, मतलब वो चेक करना मटेरियल इफेक्ट है कि नहीं। जनरली वो इतना नहीं होता ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट, मतलब कोई ऑडिट रिपोर्ट हम वो अपनी मॉडिफाई कर दे, प्रैक्टिकली इतना नहीं होता क्योंकि मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके इतनी बन जाती है कि हम इतना ना करें। इतने भी हम वो नहीं बन सकते। हाँ वो डॉग मतलब होते हैं हम जैसे बार्किंग जैसे, वो इतना नहीं है किसी के ऊपर हम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे मारने के लिए तुल जाए। चेकिंग करनी होती है लेकिन मारने के लिए भी नहीं जाना होता उसको हमें। आगे, for auditor conclude that opening balances contain a misstatement that may really affect current period. An effect of the misstatement is not properly accounted. मतलब हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो गलती थी उनकी वहाँ पे, इफेक्ट मटेरियल भी था उसका मिसस्टेटमेंट का, बट उसको अकाउंट फॉरवर्ड नहीं कर रखा था प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से ना उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज ऑफ कर रखा था, प्रेजेंट कर रखा था। तो वो हम उस केस में भी हम ये वो कर सकते हैं ऐसे 5705, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊँ वो नहीं करते हैं उस केस में इतना। हम मैनेजमेंट डिस्कशन करके उसको थोड़ा चेंज करवा सकते हैं, मतलब इतना चलता है वो हमारा। तुम जाओगे तुम मतलब तुम्हें पता चल जाएगा ये चीज़ें। और जनरली ये अगर जो लिस्टेड होता है वो ये चीज़ें मतलब बहुत रेयर होती है वाली चीज़ें। तो ये रीड कर रहे हैं ना भाई बस पॉइंट। ये ऊपर वाला लिखना है, ये एक ही लिख लो, ये सारा कवर कर लेगा तुम्हारा बस ऊपर ऑडिट सबसे ये वाला प्रोसीजर। बी जैसे मैंने पॉइंट कल तक भी तुम्हें, बस। हाँ जैसे मैंने कल भी बताया था ना, वो 3 पॉइंट से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्वेंट्री वाला, फिजिकल इन्वेंट्री, लिटिगेशन हाँ क्लेम, फ्रैगमेंट लिमिटेशन हाँ समझ गया। उसमें मैंने कहा था ना ऑडिट प्रोसीजर लिखना। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस है, इसमें भी तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर पता होने चाहिए कि तुम कैसे जाओगे। तो ये पॉइंट तुम लिख के चलना, इससे तुम्हारे आगे के सारे खत्म हो जाएंगे। और एक ये कंक्लूजन वाला कर लेना, कंक्लूजन तुम्हें क्या लिखना है ओके। रिपोर्टिंग के वक्त अपनी। कंसिस्टेंसी भाई अभी पढ़ रही है भाई, कितनी बार कंसिस्टेंटली लगाएंगे यार। मॉडिफिकेशन, रेलेवेंट मटेरियल, ये भी ऊपर तुमने पढ़ लिया ना, उतना बहुत है उसके लिए। अब चलते हैं रिलेटेड पार्टी SA 550। अभी हमने कौन सा ऐसे करके आए बताना। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अगेंस्ट स्लैश डाल के ओपनिंग बैलेंसेस भी पूरा लिखना। ओपनिंग बैलेंस शीट। हाँ, रिलेटेड पार्टी, इसमें देखो क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप चेक करे कोई हो रखी कि नहीं हो रखी। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अब ये ऑडिटर कैसे लगा सकता है कि मैनेजमेंट की रिलेटेड पार्टी कौन है। तो मैनेजमेंट से तो उससे डिस्कस करना पड़ेगा, या तो उसे कहीं चेकिंग मिल जाए कि जैसे कंपनी एक्ट में भी होती है कि रिलेटेड पार्टी कंपनी अपनी डिस्क्लोज ऑफ करे। तो अगर वहाँ नहीं करी तो कंपनी का भी फॉल्ट आ जाएगा वहाँ पे, फिर उसको लगेगी। तो ऑडिटर की मतलब इतनी मतलब चेकिंग मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना लगा के चले अपना यहाँ पे वो। आगे आप देखते हैं रिलेटेड बातें होती क्या है। डिफाइंड एज पर एप्लीकेबल AFRF, मतलब जैसे इंड AS है या जो भी तुम्हारा AS लगेगा या कंपनीज एक्ट है, मतलब उस अकॉर्डिंग क्या होती है। जैसे इंड AS में भी इंड AS 24 होता है। AS में अपना होता है AS कौन सा होता है तुम्हारा बताओ रिलेटेड पार्टी का। 18। करेक्ट। तो उस अकॉर्डिंग क्या रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आ रही है, मतलब कौन कौन कवर हो रहा है वो लिख मेंशन करेंगे वो। और वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिनिमल है या नो रिलेटेड पार्टी आ रही है, उस केस में हम क्या करेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वगैरह चेक कर लेंगे। वहाँ पे भी होता तो वैसे यही है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा, तुम और रिपोर्टिंग एंटिटी, वही आते हैं सारे पॉइंट। इनको एक बार रीडिंग कर लेना, बस पता होनी चाहिए तुम्हारे। इस मैं भी अपने चेक ओके करता भाई। हूँ। एक बार रीड कर लेना इसको। रीड रीड नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन RPRNT मैनेज नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। हाउएवर द नेचर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट एग्जांपल एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स रेंज। रीड कर लेना एग्जांपल को, ऊपर वाले पैरा को छह मत करना, इसको रीड करके चलना एग्जांपल्स को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऑडिटर की, ये पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से आ सकता है अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वही इंड AS के अकॉर्डिंग 24, AS 18 के अकॉर्डिंग अगर वो जो रिक्वायरमेंट होगी डिस्क्लोजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब में, ताकि उनको पता चल सके नेचर इफेक्ट कितना आ सकता है, मतलब कितने डील कर रखी है उन्होंने। ऑडिटर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एक्सेस एंड रिस्पॉन्ड टू RMMS against the entity's failure to appropriately accounting for related party transaction or disclosure। मतलब ऑडिटर को देखो क्या आइडेंटिफाई एक्सेस और रिस्पॉन्ड करना है कि मतलब अगर मतलब रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि मतलब उससे थोड़ा बहुत सिग्निफाई मतलब चेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी कौन उसकी एसोसिएट बन रही है, कौन उसकी JV है, किसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या तो मैनेजमेंट ही खुद बता दे अपना डिस्क्लोज कर दे क्या आएगा उनका, तो चेक करेंगे हम आगे।
ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज। देखो ऑडिटर को क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की। ऑब्टेन एन अंडर कौन कौन आ सकता है, कवर हो सकता है। सफिशिएंट टू एबल द कंक्लूड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अफेक्टेड बाय दोज रिलेशनशिप और नॉट। मतलब एंटिटी मैनेजमेंट के साथ पूछ के चले कौन आ रहा है, उसके साथ इफेक्ट कितना आ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या रिलेशनशिप है, कितनी ट्रांजैक्शन हो रखी है। क्योंकि जैसे तुम एएस में भी या तुमने इंडियस में भी पढ़ोगे कि जैसे उसको अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी हो रही तो भी पार्टी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें डिस्क्लोज करना होता है कि अगर तुम्हारी अमाउंट कोई भी ना हो तो भी। क्यों? एंड ट्रांजैक्शन टू अचीव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हमें पता है मतलब ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। नॉट मिसलीडिंग, मतलब सबको कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है, जैसे टू होते हैं जनरल पर्पस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो वो भी हमारा फॉलो हो रहा हो कंप्लायंस वाला। कि जो हमारी जैसे एएस अकॉर्डिंग एएस की लाइबिलिटी, मतलब एएस के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर होती है, इंड एएस के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारी वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हमारे एप्लीकेबल लॉज होते हैं, उसको हम कंप्लाई कर रहे हो, चेकिंग वगैरह उनकी मतलब प्रॉपर कंप्लाई हो रहे हैं वो। ठीक है, इन एडिशन अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद इवेल्युएट करेगा एफआरएफ को, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। कोई फ्रॉड है मतलब वहाँ पे कोई एग्जिस्ट ना करो रिलेटेड पार्टी के अगेंस्ट में। इतना तुम्हें मतलब लिख के चलना है, मतलब क्या क्या उसको एक तो चेक करना है कि मतलब यहाँ से कि उसको आइडेंटिफाई एक्सेस करना है, ये वाला पैरा उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला बन जाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और बन जाएगा उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस लिए, ताकि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आ रहा है तो वो चेक कर पाए उसको। और वो भी किस लिए, क्या कि ताकि ट्रू एंड फेयर भी हो सके और कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब मिसलीड ना हो। अब देखो ऐसे तुम अगर वर्ड लिखोगे कंप्लायंस फ्रेमवर्क, नॉट मिसलीडिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू, अब तुम्हारा एग्जामिनर कौन काटना चाहेगा? भाई मैं तो नहीं काटना चाहूंगा अगर किसने ऐसे वर्ड वगैरह लिख रखे हो पेपर में। अगर बाई चांस मतलब ऊपर कुछ गलत लिख रखे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे वर्ड लिख रखे होंगे ना, मैं बंदा मुश्किल से उसका नंबर काटने का मन करता है कि बंदा पढ़ के आया, मतलब ऐसे वर्ड वगैरह यूज करता है ना, मतलब देखता है भाई करके आया कुछ ना कुछ। और जैसे अगर कोई उसे एफआरएफ चेक मिला हो तो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर ऐसे 540 इवेल्युएशन की है, इवेल्युएट करेगा उसके साथ। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है उसकी, इसकी मतलब क्या सच में मैनेजमेंट में भी अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ और रिलेटेड पार्टी। कई बार मैनेजमेंट को ही नहीं पता, क्योंकि उन्हें कई बार उन्हें नहीं पता होता एएस के में क्या क्या लिख रखा है, इंडियस में क्या लिख रखा है। तो कई बार उन्हें को ही समझ नहीं आता कि कौन कौन सी उनकी रिलेटेड पार्टी बन भी रही है। बाई चांस कई बार जैसे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया बाई चांस, तो उन्हें खुद ही को ही नहीं पता होता, क्योंकि जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, ये डिपार्टमेंट अलग होता है, मतलब कई बार वो ये डिफरेंस आ सकता है। और क्या रिलेटेड पार्टी में प्रेजेंट आ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कोल्यूजन, कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन, मतलब वहाँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो हमने पढ़ा था इसलिए हमें चेक करने होते हैं वो। और प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग स्केप्टिसिज्म के साथ करना है एज पर ऐसे 200। अब ये भी तुम लाइन लिख के चलना कि जब भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो नीचे लाइन लिखना ये वाली कि प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग उसे ऑडिटर को ये करके चलनी है, ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऐसे वर्ड्स याद रखो जितने भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड बाय ऐसे 200, कोई मजाल ही नहीं तुम्हारे नंबर काट दे कोई ऐसे अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो। आइडेंटिटी, ये वाला टॉपिक हो गया, आइडेंटिटी ऑफ एंटिटी रिलेटेड पार्टीज। ये इसको रीड कर लेना इसको, या फिर एक दो पॉइंट लिखने हो तो देख लेना, मतलब मेरे ख्याल से रीड कर लेना। मैं देख लेता हूँ इसको अगर कुछ हो तो, मेरे अकॉर्डिंग तो उतना बहुत है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब ये क्वेश्चन दे रखे ना, जैसे इसको भी रीड करते चलना। क्वेश्चन देखो अलग से इन्होंने बहुत ऐसे इंसर्ट किए हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह, उनको रीड करके चलना क्या क्या पूछ रखा है उन्होंने। कई बार इसी को केस बना देंगे तुम्हारे लिए, तो अपना रीड करके चलना, इनको छोड़ना मत। एक बार रीडिंग करके चलना, चल लिखना मत, रीड कर लेना, तुम्हें आंसर क्या आना चाहिए उसके अंदर, क्लिक हो जाएगा तुम्हें बाद में। कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, इसके अकॉर्डिंग इसमें याद करने वाला तो नहीं था कुछ भी है। ट्रू एंड फेयर व्यू में एज पर एस 700 होता है। बस इसकी ये वाला कर लेना, ट्रू एंड फेयर व्यू उसको क्या करना है, ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है। एसेट्स है वो ओवर वैल्यू ना हो, अंडर वैल्यू ना हो। मटेरियल एसेट कोई छोड़ ना दिए उन्होंने। कई बार ऐसे होता है कि मान लो कोई उन्होंने एक्सपेंस कर दिया, परचेज कर दिया, तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने एक्सपेंस बुक कर दिया, लेकिन वो जाना था एसेट के अंदर। और क्या पता, जैसे मैंने जैसे ऑडिट की थी तो उसमें ये था, कोई उसने एक्सपेंडिचर करा था, जाना वो एक्सपेंडिचर में था, उन्होंने एसेट दिखा रखा था, इंटेंजिबल एसेट, तो उनकी हमें ग्रुपिंग चेंज करवानी होती है वो, ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू बन जाए। क्योंकि एक्सपेंस तो एक बार राइट ऑफ हो जाएगा, और एसेट है वो धीरे धीरे राइट ऑफ होगी, और वो भी कम्प्लीटली नहीं होगी, 15% और WDV होगी।
तो ये डिफरेंस होता है उसका। मटेरियल लाइबिलिटीज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारे डिस्क्लोजर सारे हो रखे हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज हो रखे हो कंसिस्टेंटली। देखो अपने अब याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इनको, अगर तुमने अब प्रैक्टिकली कर लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया ना, मतलब ऐसे अप्लाई नहीं किया और लेकिन ऐसे सीख लिया तो तुम बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे इन चीज़ों को। ये वाला एग्जांपल मतलब छोड़ के मत जाना। देखो मैं तो ये कहूँगा कोई भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल को ना छोड़ के मत जाना, एक बार रीड जरूर करके जाना, तुम्हें पता हो उसके अंदर क्या चीज़ है। नेक्स्ट आ गया और सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, कौन सा है इसका 560 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे तुमने सब्सिक्वेंट इवेंट का तुमने कोई ऐसे पढ़ा, एएस पढ़ रखा है? हाँ, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट 4 AS4। AS4 मतलब उससे थोड़ा रिलेट करता है, मतलब थोड़ा बहुत उससे मतलब कह सकते हैं उससे हम रिलेट करता है वाला। जैसे क्या सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं क्या, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकरिंग बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, उनके बीच में इवेंट्स होते हैं और फैक्ट्स हैं उसको बाद में पता चले आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो उसके केस में हमें क्या करना है। Effective a certain after मतलब इस देखो जो ऊपर गलतियां हुई ना, मतलब 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप के इवेंट्स बनते हैं क्या। दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन एग्जिस्ट करी थी कब, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे। और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऊपर बता रखा क्या होता है, डेट ऑफ एंड ऑफ लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट पीरियड जिसका एंड हो चुका है। जैसे हम ऑडिट कर रहे होते हैं, जैसे 2021 की, मतलब जैसे हम ऑडिट कर रहे हैं 2021 की 21-22 में, तो लेटेस्ट पीरियड कब आएगा 2021 का, तो उसके एंड की हम देखेंगे लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें क्या कर रखा है। और डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट जो भी ऐसे हम 700 में इशू करेंगे वो हो जाएगा वो। तो मान लो जैसे यहाँ पे 31 मार्च है, यहाँ फाइनेंशियल्स बन गए थे और यहाँ ऑडिटर रिपोर्ट आ गई थी, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल्स उन्हें पहले बनाना हो, चाहे ड्राफ्ट हो चाहे फाइनल मतलब बोर्ड में अप्रूवल हो जाए, उसके बाद जैसे ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह वो इश्यूज होती है फाइनल के लिए, तो वो उसके लिए बस ये हो गया। और सेकंड क्या होते हैं, कंडीशन अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे एग्जिस्ट करें और वो एक होते हैं डेट आफ्टर अराइज करते हैं। हम्म मतलब एक तरीके से इसमें हो गया, एक तो मतलब इसके अंदर ना 2 इवेंट्स एक ऐसे होते हैं कि एक तो डेट मतलब उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे और ऑडिटर रिपोर्ट पे, और एक एक ऐसे होते हैं कि जो हमें मतलब उनका फैक्ट हमें बाद में पता चला है, मतलब हमें जैसे पता था मतलब एग्जिस्ट पहले करे हो लेकिन हमें उसका फैक्ट बाद में पता चला है उसका। ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन इसका। और रिगार्डिंग क्या है ऑडिट प्रोसीजर, देखो वापस से ऑडिट प्रोसीजर आ गया, तुम्हें क्या करना है ऑडिट प्रोसीजर करो, ऐसे ई लो ऑब्टेन करो ऑल इवेंट्स अकरिंग जो भी होंगे दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट हो। ये तो बस सीधी सी बात उन्होंने बोली दिया, कुछ बताया नहीं। मतलब ऑडिट प्रोसीजर अपने परफॉर्म करो भाई, जिससे तुम्हें पता चल सके इवेंट कौन कौन से हैं। एडिशनल भी कर लो भाई तुम परफॉर्म ऑन मैटर्स प्रीवियसली अप्लाइड, जो हमने ऊपर लगाए उसके केस में तुम एक और लगा लो, जिससे तुम्हें क्या सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन मिल जाए, हाँ भाई मैंने सही चेकिंग कर लिया है। ये हो गया ऑडिटर परफॉर्मेंस दैट टेक अवर रेट ऑफ ऑडिटर पर आई प्रैक्टिकल शैल टेक अकाउंट फॉलोइंग। देखो ऊपर वाला तो तुम्हें सीधी सी बात है, वो यही कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। अब मेन होता है ये नीचे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्या, द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट ऑडिटर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब क्या क्या चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन कर सकता है, मतलब कहाँ से अराइज हो सकती हैं। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर, मतलब मैनेजमेंट के प्रोसीजर की मतलब वो चेकिंग करेगा प्रोसीजर वो कैसे करते हैं, वो ये चीज़ कैसे मतलब कोई वो परचेज करे तो उसका प्रॉपर क्या चीज़ है, मतलब परचेज ऑर्डर वगैरह वो सारा प्रॉपर हो उनका, कहीं बाद में ना हो उनका, जैसे रिक्वेजिशन बाद में आती हो कोई ऐसी चीज़ ना हो, वो चेकिंग करेंगे। मैनेजमेंट के साथ इंक्वायर करेंगे हम। मिनट्स होते हैं जो बोर्ड मिनट्स हो गए, मतलब उन्होंने कोई अप्रूवल कर रखा उसके अंदर, क्योंकि मिनट्स के अंदर भी कई बार बहुत चेंजेस होते हैं मीटिंग के अंदर। और लेटेस्ट हम रीड करेंगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी लेटेस्ट होगी। आगे इनको नीचे एक्सप्लेन करके देखो ये रहा, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम रिपोर्ट्स, मिनट्स रीड करेंगे, इंक्वायरी मैनेजमेंट करेंगे। अब यही कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर। ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ
प्रोसीजर आइडेंटिफाइड, सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड। यही तुम्हें, अगर तुमने ये लिख दिया तुम्हारे नंबर कहीं नहीं कटेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब ऑडिटर को ना रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर वहाँ पे जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है, मैनेजमेंट के साइन वगैरह कोई अप्रूवल ले ले उन पे, कि जैसे ये बाद में जैसे ईट ऑफ एंट्रीज होती है, एंट्री टू बी पार्ट, मतलब जैसे कई एंट्रीज होते हैं जो हमें बाद में पता चली, ऑडिट रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल्स वगैरह बन गए। अब जैसे फाइनेंशियल्स बन के मतलब अप्रूवल हो गया टैली वगैरह जैसे जो थे, अब उसके अंदर चेंजेस तो नहीं हो सकते, लेकिन वो उसका अभी ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनी है, मतलब अभी फाइनेंशियल, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वो एक्सेल वगैरह में बनाते हैं या फिर जो भी जहाँ भी बनते हैं, तो उसके अंदर वहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं उसको। तो जैसे वो चीज़ होगी, जैसे मैनेजमेंट का वहाँ पे अप्रूवल ले लें उस चीज़ का कि हम सही चीज़ है ये चीज़ अभी। अब ऑडिटर की क्या ऑब्लिगेशन होती है इसके अगेंस्ट में, डिस्कस क्या मैटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस क्या है, तो हम करते ही हैं हमेशा। 9.3 पढ़ लेना बस। हाँ बस एक रीडिंग ले लो बस, जर्नल क्या है वही है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से, रिक्वेस्ट करनी है तुम्हें मैनेजमेंट से बस। हाँ, effects which become known to after the date of auditor report but before date of financial statement issued। क्या issued, तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड कब होंगे, मतलब एक जब तुम ऑडिट रिपोर्ट दोगे, ऑडिट रिपोर्ट डेट देने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड होते हैं, तो उन डेट के बीच में आ रहे हैं, तो वो तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि अब इसका क्या किया जाए, मतलब कितना चेंज हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिटरमाइन वेदर नीड अमेंडमेंट, मतलब उसको करने की जरूरत है कि नहीं, अगर वो इमेटीरियल है तो मत करो भाई, अगले साल हम कर लेंगे उनको। तो लेकिन अगर ज़्यादा मटेरियल है तो करना पड़ेगा हमें, चाहे कुछ हो जाए। इंक्वायर में हाउ इंटेंट टू एड्रेस मैटर, अब उसको कैसे करना है, डिस्क्लोज ऑफ करना है, कैसे चीज़ करना है, तो उसका अमेंडमेंट को बस ये चीज़ चेक करेंगे। देखो सीधी सी बात है, देखो पहले डिस्कस करो। अब देखो कि अगर वो कितना मटेरियल है, अगर ज़्यादा मटेरियल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट करने के, अब करने के बाद भी मतलब उसको कैसे आइडेंटिफाई, मतलब कैसे एड्रेस करना है, रिपोर्ट नोट्स में डिस्क्लोज करना है, बैलेंस शीट में कहाँ इफेक्ट देना उसका, वो चीज़ आ गई। अब फैक्ट्स है कि जिसको ऑडिटर की मतलब बाद में पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन वगैरह करेंगे, नीड ऑफ एड वही करेंगे, और मैनेजमेंट इंटेंट्स टू वो चेंज करेंगे। वो ये तीन चीज़ आ जाएंगे सेम, वही वापस आ गए। ये फैक्ट्स हमें बाद में पता चले चाहे हमें पहले पता चले। ठीक है, मतलब ये वाले केसेस में ना देखो दोनों कब हैं, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है। डेट ये ध्यान रखना कब तुम्हें लिखना है ये वाला पॉइंट, कहीं तुम देखो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करने के बाद है ये ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले हमें वो 4 पॉइंट पढ़ने होते हैं इंटरिम वाले। मैनेजमेंट से हम इंक्वायर डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम उनकी, तो इंटरिम लेटेस्ट पढ़ेंगे, मिनट्स पढ़ लेंगे, वो चीज़। अभी लास्ट है क्या ये, हाँ भाई, ओहो 2.5 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ क्या मैं इसको, हो तो सकता है जल्दी से थोड़ा कवर अप करूँ। गोइंग कंसर्न के अगेंस्ट में क्या चेक करना है, ऐसे 50570 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एक बार चेक करना है कि गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल प्रॉपर हो रखा है कि नहीं हो रखा। ऐसे गोइंग कंसर्न बेसिस, एक बार इसको रीड कर लेना, ये पता होना चाहिए कि क्या कब होने चाहिए, जब एंटिटी लिक्विडेट करी हो अपनी, या सीज ऑपरेशन बंद करी ऑपरेशन को, या और कोई ऑल्टरनेट बचा ही नहीं उसको बंद करने से, जैसे कोविड का इम्पैक्ट है, बिल्कुल लॉस से लॉस जाए जा रहा है, और मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इतनी इंक्रीज मतलब बढ़ चुके हैं, मतलब वो बीरा नहीं कर पा रहे, कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा बंद करने का, वो लिक्विडेट करना चाह रही है, बंद कर रही है, मतलब या मर्ज करिए किसी के साथ लिक्विडेट हो रही है, या सीज ऑपरेशन अपने ऑपरेशंस को बंद करिए, वहाँ से इंडिकेशन हो सकती है, क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग मतलब चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। अगर क्योंकि अगर ये हमारा इफेक्ट होता है गोइंग कंसर्न, तो हमें मतलब हमें चेंज करना होता है ना, याद है कि रियलाइजेशन पे मतलब उस पर बनानी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इसमें तो मेन बता देता हूँ सबसे पहले, जीसी के अंदर ही गोइंग कंसर्न में क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्जेक्टिव कर लेना ऑडिटर का, ये वाला इसके अगेंस्ट में। फिर अब देखो ये जो अब ये है ना फाइनेंशियल, ये 3 तरह के मैटर्स हैं, इसके लिए ना तुम एक बार रीड तो जरूर कर लेना, और 2 या 3 पॉइंट सब में लिखते चलना कि जो तुम्हें याद रहे। रीड सारे होने चाहिए, क्योंकि एक पूछ सकते हैं ठीक। कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जैसे ये किसका इफेक्ट आ रहा है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग या अदर पे, तो इसमें कवर होगा।
तो ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं वैसे, और दो तीन तो सबके अंदर लिख के चला अपने नोट्स के अंदर, तुम बनाओगे ना। ऑडिट प्रोसीजर्स, ये करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा बहुत। ऑडिट प्रोसीजर्स एक बार एक कर लेना, मतलब कैसे प्रोसीड करना है, मैं तुम्हें बता दूंगा एक बार ये वाला भी, 1-2 मिनट लगा के नेक्स्ट सेशन में। इम्प्लीकेशन क्या आएगा अगर ये भी मतलब थोड़ा बताना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ थोड़ा सा। चलो ये तो टाइम हो गया इसका। इसमें नहीं हो पाएगा, इसको अलग से सेशन में करूँगा। चलो इसको मैं एंड ही कर रहा हूँ, अपने आप ही हो जाएगा। चलो।